In the last class, we were discussing about the plotting the graph and coordinate system, distance formula, midpoint formula. If you remember about the last lecture, आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे कि हमने कहाँ तक अटेम्प्ट किया था? ये परपेंडिकुलर लाइन वाला हमने अटेम्प्ट कर लिया था दोनों? यस सर। ये दोनों टॉपिक हमने अटेम्प्ट किए थे लास्ट क्लास। बेटा जरा लास्ट लेक्चर से टैली करना चीज। तुम आए थे लास्ट क्लास में? मुझे टॉपिक बताओ कि कौन सा कहाँ तक हमने अटेम्प्ट किया था? हाँ, स्लोप डिस्कस हो चुका था। स्लोप डिस्कस कर लिया था हमने। ओके क्लास, शेयर द स्क्रीन। The zero product property quadratic equations। देखिए ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में अगर इफ वी हैव एनी quadratic equation, zero product property states that if a dot b is equal to 0, then a is equal to 0 और b is equal to 0। इसका मकसद क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर देखिए इस तरह से आपके पास एक quadratic equation given है, तो पहली बात तो इसको हम ये कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट इस वक्त a है। The highest power is 1, highest power is 2। बेटा आप लोगों से किसी ने अगर माइक ऑन किया हो तो काइंडली उसको ऑफ कर लीजिए। bx plus c is equal to 0 is the polynomial equation, and right now we are considering this equation as a quadratic equation। तो ये कहते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 का मतलब है इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ये दो सिचुएशन है। अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ ये कहते हैं कि अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ये हमने देखा था कि मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द फैक्टर। सर आपकी स्क्रीन फ्रोज हुई है। in order to get the factor
in such a manner कि अगर if we multiply first and last term, तो जो प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास, जैसे इसमें आप देखें तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है 6x स्क्वायर, और इस टर्म को 3 और 2 में अगर आप ब्रेक करेंगे तो 3 + 2 5 बनेगा, और 3 2 6x स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन सही की है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ x - 3 और -2 कॉमन है, तो फिर दोबारा x - 3 = 0। तो यहाँ ये कहते हैं कि फैक्टर बने x - 3 और x - 2 = 0। अब देखिए इसको एक तरह से हम मान रहे हैं a और इसको हम मान रहे हैं b, और यहाँ अगर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इधर x - 3 = 0 और x - 2 = 0। So which implies that x = 3 and x = 2। तो ये जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने we have calculated the values of x। सर ये तो नॉर्मल मिडिल टर्म हो गया, इसमें जीरो प्रॉपर्टी का क्या यूज था? इसमें जीरो प्रॉपर्टी का यूज नहीं था। इसमें जब हम फैक्टराइज कर लेते हैं ना, तो फैक्टराइज करने के बाद जो दो फैक्टर्स आते हैं उसमें जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की यूज की। देखो जब फैक्टर होगा ना, ये वाली ये जो टर्म मैंने तुम्हें दिखाई थी, ये स्क्रीन नजर आ रही है, तो ये x - 3 और x - 2 वाली। यस। अब ये एक तरह से a और b, a.b = 0, तो ये जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी तो है। तभी मैंने क्या रखा, a यानी x - 3 को 0 से इक्वेट किया और x नहीं आ रही। इक्वेट किया, x - 2 को 0 से इक्वेट किया, तो which implies that x = 3 and x = 2। हाँ, इसमें एक चीज ये देख लें, ये इक्वेशन गिवन है आपके पास। The equation is quadratic equation x² + x - 6 = x² + x - 6 = 0 is the quadratic equation, and if we plot this equation on the Cartesian plane, स्क्रीन शेयर कर दें। ये ग्राफ आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। The two solutions are 2 and -3. Quadratic equation थी x² + x - जी आपने यही कहा ना, किसी भी इक्वेशन के आगे = 0 लग जाए तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के साथ अगर = 0 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नहीं, हर इक्वेशन जिसके आगे 0 लगा है वो नॉट नेसेसरी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे यहाँ देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, x², फिर प्लस x की पावर 1 और फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। So we would consider that type of equation as a quadratic equation, जिसकी जर्नल फॉर्म मैंने आपको ये बताई है, ये रही। ये देखिए, ये लिखी हमारे जर्नल, ये आपके सामने, ठीक है। इस इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म पर रखकर आप, ये एक टच स्टोन है एक तरह का, इसके ऊपर रखकर आप किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक होना या ना होना डिसाइड करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, अब मैं आपको वो बता रहा था, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर व्हेन वी प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन द, सर आपकी स्क्रीन बार-बार हाइड हो जाती है जिसको आप लिख रहे होते हैं। अच्छा, अब आ गई। जिस वक्त मैं ये प्लॉट दिखा रहा हूँ आपको, तो ये बता रहा है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 2 and -3। रूट है क्या है, -3। ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से, और ये
इसका जो स्केच किया है हमने, तो इसका ये जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट, और यहाँ जो वैल्यू ऑब्जर्व होगी वो मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्व होगी। ठीक है, कब होगा ये जब होगा जब हमारे पास x की पावर जो है ना वो स्क्वायर होगी, पॉजिटिव होगी, यानी x का जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस तरह का जो स्केच बनेगा वो मिनिमम टाइप का स्केच होगा। ये बात समझ लें, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक का शेप क्या तो इस तरह से होगा, ये इस तरह होगा। अब ये हिट एंड ट्रायल पर तो हम नहीं रखेंगे ना, ये हो गया था। ठीक है, तो इसको हमने डिसाइड कर लिया कि कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम शेप होगा। आइए आगे चलते हैं। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग ग्रुपिंग, ये तो अभी हमने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने ड्राइव तो कर लिया था बल्कि। सर एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन बता दीजिएगा प्लीज। इसकी डेरिवेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला की। तो ये सारे टॉपिक हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, अभी बाय मिस्टेक मैंने दोबारा से अटेम्प्ट किया है इसको। चलिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास ये फॉर्म जो गिवन है, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, राइट हैंड साइड पर माइनस सी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर तो प्लस सी बन जाएगा। दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एज वी वांट द लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू 1, अगर मुझे लीडिंग कोफिशिएंट, पहली बात तो ये डिसाइड करें कि व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट हमारा a है, और अगर इस a को मुझे 1 बनाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को a से। तो ये आपने एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी अच्छा जनाब, मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखिए, अगर हमने इस इक्वेशन को कंसीडर किया और इसको हमने डिवाइड किया थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को ए से, लेट सपोज मैं आपके सामने ये बताऊं कि ये जो ए था इसको भी ए से डिवाइड कर दिया, ये बी एक्स इसको भी ए से डिवाइड कर दिया, और माइनस सी को भी ए से डिवाइड कर दिया, तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स माइनस सी अपॉन ए। अब देखिए ये वाली जो फॉर्म आपके पास आ रही है ना, ये मिडिल टर्म और फर्स्ट टर्म है, यानी एक्स स्क्वायर है आपके पास प्लस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ एक्स है। मैंने आपको बताया था बी अपॉन ए को आप लें और डिवाइड करें 2 से, तो ये बनेगा b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो अब ये जो टर्म बनेगी ना आपके पास, ये वाली टर्म, तो ये बनेगी आपके पास x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a।
इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4a² बनेगा, b² माइनस 4ac, इस तरह से कंडीशन आएगी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब फर्दर स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर फर्दर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लिया आपने इस तरह से, तो ये बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और ये प्लस हो रहा है, यहाँ राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ b अपॉन 2a आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम यूज करते हैं सम टाइम, वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको ये नेचर ऑफ रूट भी बता दी थी, अगर आप याद आ रहा हो आप लोगों को, कि व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट, यानी नेचर ऑफ रूट का मतलब ये है कि कब रियल रूट्स होंगे, कब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और कब इक्वल रूट होंगे। लास्ट क्लास में Sir, जी बेटा, आप can you please explain the concept of iota? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आया था। आप कॉम्प्लेक्स वाली की बात कर रही हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स रूट? जी जी, देखिए समटाइम यस सर। इनका क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। सर आपने कल वाली क्लास अपलोड कर दी थी? कल की क्लास नहीं हुई थी बेटा, कल ऑनलाइन क्लास थी। नहीं, अच्छा सम टेक्निकल इश्यूज, मैंने क्लास नहीं ली थी और मैसेज कर दिया था, बता दिया था लोगों को कि देयर आर सम सही। टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल मैंने क्लास नहीं ली थी। Although ओके सर, I wanted to take the class, but कुछ नेट का इशू था, इस वजह से वो नहीं हो पाई। अच्छा जनाब, इसमें हम ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट नेचर, बेटा आप लोग जो है ना जरा लेक्चर पे कंसंट्रेट किया करें। आप लोगों को याद होगा मैंने ये पूरा टॉपिक करवा दिया था क्लास में ना, डिस्क्रिमिनेंट नेचर बताई थी। हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो भी शायद याद, इफ यू रिमेंबर के b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज द डिस्क्रिमिनेंट नेचर। और इसमें हमें ये मालूम करना होता है कि किस तरह से रूट्स की नेचर होती है, कि कब रियल सॉल्यूशन होंगे, कब रैशनल सॉल्यूशंस होंगे, कब इरेशनल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। अच्छा जनाब, इसमें देखते हैं रैशनल एक्सपोनेंट तक हम आ गए थे, मेरा ख्याल है रैशनल एक्सपोनेंट तक हम आ गए थे। अच्छा जनाब, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है इस तरह से कि दिस सॉल्विंग एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग रैशनल एक्सपोनेंट्स एंड फैक्टरिंग। इक्वेशन है आपके पास 3x पावर 3/4 इज इक्वल टू x पावर 1/2। देखिए इस स्टेप में इन्होंने ये किया 3x पावर 3/4 इज इक्वल टू x पावर 1/2। ये एक्सपोनेंट रैशनल एक्सपोनेंट है ना, यानी ये एक्सपोनेंट है और इस एक्सपोनेंट को हम रैशनल कह रहे हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है डिवीजन फॉर्म में। बेटा डोंट टॉक 3x पावर 3/4 is a rational value और राइट नाउ इट इज एन एक्सपोनेंट, तो रैशनल एक्सपोनेंट कह रहे हैं हम इसको। यहाँ पर भी रैशनल एक्सपोनेंट है। इसका प्रोसीजर हमने ये किया कि 3x पावर 3/4 माइनस ऑफ x पावर 1/2 इज इक्वल टू x पावर 1/2 माइनस x पावर
1/2। ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमने यूज की है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये सिंपल आपके पास बनेगा 3x पावर 3/4 माइनस x पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि x पावर 1/2/4 अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, तो यहाँ बनेगा 3x पावर 1/4 माइनस ऑफ 1। इसकी वजह क्या है? देखिए 2/4 का मतलब क्या है? 1/2। 2/4 का मतलब क्या है? 1/2। तो अगर मैं ये कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से x पावर 1/4 बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो इससे जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, और 3x पावर 1/4 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 0 और x पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/3, टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और x पावर 1/3 पावर 4 का मतलब 1/81। So which is the required value of x? These are the required values of x. इसमें सॉल्विंग, बल्कि यार ये भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। याद है आपको, मैंने एक रेडिकेंड वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, और फर्दर आपने इसको सॉल्व किया भी था सारे लोगों ने। एनीवेज मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या लिखा है? 15 माइनस 2x इज इक्वल टू x। ठीक है, स्क्वायर रूट में, सिंपल फॉर्म में तो नहीं है ना, स्क्वायर रूट फॉर्म में। तो अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक यूज करनी है वो एक्सप्लेन करूँ। देखिए बेटा, अगर ये लिखा होता 15 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन तो आप सिंपल इस तरह कहते हैं ना, 15 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 15/2 और 7.5, या जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है होल नंबर। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि 15 माइनस 2x स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू x, ऐसा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं कहूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 2x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 15। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, और अगर मैं इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करता हूँ तो प्लस 2x प्लस 1 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो राइट साइड पर भी मुझे प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 -1 और -4 -1. So the x is equal to 3 and -5 are the required roots of the quadratic equation. ठीक है, सर हम इसको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 तो उससे भी तो सॉल्व कर सकते हैं मेरे टर्म से। बिल्कुल कर सकते थे। इस स्टेप पर ये बच्चे ने सवाल पूछा है, ये क्वेश्चन ये है कि सर इस स्टेप पर हम यहाँ ये कर सकते थे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स कर सकते थे, बिल्कुल करते हैं। और यहाँ ब्रेकिंग द मिडिल टर्म वाली टेक्निक यूज कर लेते, 5 3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये काम करते तो x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाता, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 आ जाता। तो ये काम भी कर सकते थे, और इससे भी सेम आंसर आता आपके सामने, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज कर। लेकिन समटाइम हम बहुत सारे
मिक्स मेथड्स यूज कर रहे होते हैं, कभी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, कभी फैक्टराइज कर देते हैं, और कभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। राइट नाउ मैंने जो काम किया था वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में किया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमने देखना था। अच्छा, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें, जो यहाँ बैठे हुए फिजिकली वो भी सुन लें। अब आपके क्विज और असाइनमेंट्स का सिलसिला शुरू होने वाला है, ठीक है। आपके क्विज और असाइनमेंट्स का जो क्विज और असाइनमेंट एक्टिविटीज है वो शुरू हो जाएंगी। आज वीकेंड है, इंशाल्लाह आज हम आपके साथ एक क्विज शेयर करेंगे और एक नॉट नेसेसरी क्विज शेयर करें, लेकिन असाइनमेंट डेफिनेटली शेयर करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट आपके साथ डेफिनेटली शेयर हो जाएगा, और ये असाइनमेंट जो है आपने अटेम्प्ट करना होगा। इसका एक ड्यू डेट देंगे हम, मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक इसका टाइम होगा, और इसमें आपको ये असाइनमेंट सबमिट कराना होगा। उससे रिलेटेड क्वेरीज मेरे पास आती रहती है कि सर क्वेश्चन बता दें, ये सोल्यूशन हमने ठीक किया है या नहीं। व्हाट्सएप पे आती है, हाउएवर के वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स इस वक्त क्योंकि फिजिकली इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के पूछ नहीं पा रहे हैं, तो आप जिस तरह चाहें अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मुझे वॉइस नोट दे दें या स्क्रीन शॉट दे दें या ईमेल पर रब्ता करें, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। अच्छा, इसमें दूसरी बात बताने वाली ये सर जो हमें प्रॉब्लम सेट मिले हुए 1 और 2, वो जी हमें जो सॉल्व करने वो असाइनमेंट के अंदर नहीं आएंगे वो चीज? नहीं, वो असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट तो अलग से होगा, उसी तरह के क्वेश्चंस पे होगा जो आपको करना है। प्रॉब्लम सेट जो कल आपके पास आया है ना, ये क्वेश्चन इन्होंने ये किया है कि जो प्रॉब्लम सेट हमें मिला है, क्या वो हमारा असाइनमेंट है? यही सवाल है आपको? ये सर मैं ये पूछ रहा था कि जो प्रॉब्लम सेट 1 और 2 हमें मिला है वो क्या है फिर? वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करते हो ना तुम, जब कोई टॉपिक पढ़ते हो, लेट सपोज वी स्टडी क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो पढ़ लिया हमने, अच्छा, तो पढ़ने के बाद अब उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो एक लिस्ट है वो मैंने तुमसे शेयर की है, प्रॉब्लम सेट नंबर 1। उसका असाइनमेंट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम ना करो वो क्वेश्चन अगर तुम्हें लगता है कि मतलब देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो नहीं करो अटेम्प्ट। लेकिन असाइनमेंट तुम्हें जब बनाना होगा, तो वो जहां से भी आएगा उसको तुम्हें बना के सबमिट कराना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऑलरेडी ओके सर। इतनी प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, तो ना करो तुम अटेम्प्ट। यानी वो तुम्हें शो नहीं करने कहीं, ना मुझे सबमिट कराने ना कुछ करना है, वो सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो तुम्हें बना के सबमिट कराने। अभी मैंने सर क्विज का डिसाइड नहीं किया है, लेकिन वो मतलब आई गेस के मैं क्विज रखूंगा, और उसका टाइम ड्यूरेशन, हमारा एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है पीछे पड़ गया था कि आप 1 दिन का टाइम रखिएगा क्विज का, ऐसे ही है ना? तो 1 दिन का टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ सफिशिएंट टाइम होगा कि खुदा न खास्ता अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर का मसला होता है, नेट कनेक्टिविटी का, तो उस वक्त आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चले देखते हैं, आपकी फरमाइश को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी, कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना आगे चलते हैं। सर सर ग्रुप्स बनेंगे सर? जी जी बोलिए बेटा। मैंने कहा सर ग्रुप्स बनेंगे? ग्रुप? यस सर। कौन सा ग्रुप? सर असाइनमेंट के। नहीं समझ में आ रहा है मेरी। असाइनमेंट के ग्रुप? ग्रुप असाइनमेंट की बात कर रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ जिस तरह और हमारे क्लासेस हैं, तो सर ने हमारे ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें 5 अच्छे मेंबर होते हैं, वो फिर डिस्कस करते हैं किस नहीं तरह नहीं असाइनमेंट को जो है ना आगे प्रोसीड करना है। क्लैरिफाई। देखिए, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और कुछ कोर्सेज कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें ग्रुप असाइनमेंट भी दिया जाता है या ग्रुप डिस्कशन भी होता है। लेकिन हमारा जो कोर्स है अलजेब्रा, कॉलेज अलजेब्रा, इस कोर्स की नेचर ऐसी नहीं है कि इसके अंदर हम असाइनमेंट जो है वो ग्रुप असाइनमेंट की फॉर्म में दें और 5 मेंबर्स हो। यहाँ तो हर आदमी को अपनी सेल्फ प्रैक्टिस परफॉर्म करनी है,
और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर उसी के लिहाज से वो असाइनमेंट बनाएगा। तो यहाँ इंडिविजुअल असाइनमेंट होंगे रादर देन द ग्रुप असाइनमेंट। ठीक है जनाब, ये बात मेरे ख्याल है क्लियर हो गई। और कोई सवाल है तो पूछ लें। असाइनमेंट और क्विज की एक्टिविटी, क्विज और असाइनमेंट की जो एक्टिविटीज है क्लास पार्टिसिपेशन, इसके मार्क्स मिनिमम भी 40 होंगे। मिनिमम 40 का मतलब देखिए अभी आपके पास पहला क्विज और पहला असाइनमेंट आएगा, हो सकता है इन दोनों के 5-5 मार्क्स रखो। नेक्स्ट वीक एक और क्विज या एक और असाइनमेंट आएगा, नेक्स्ट वीक एक और क्विज और एक और असाइनमेंट आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जाहिर है कुछ ना कुछ क्विज और असाइनमेंट कंडक्ट करते जाएंगे। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ हर चीज को सिर्फ इसलिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला ना रहे और आपको बिल्कुल चीजें क्रिस्टल क्लियर हो कि एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर जब हम कंप्लीशन ऑफ कोर्स की तरफ जाएंगे तो आपके सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्विज और असाइनमेंट्स हो चुके होंगे। तो उसके क्लास पार्टिसिपेशन की जो क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज है उसके जो मार्क्स होंगे वो मिनिमम 40 मार्क्स होंगे। मिनिमम अभी राइट नाउ आई एम नॉट डिसाइडेड कि वो 40 मार्क्स एग्जैक्टली होंगे या 50 मार्क्स होंगे। 40 से कम नहीं होंगे और मोस्ट प्रोबेबली 50 से ज्यादा नहीं। ठीक, तो 40 to 50% आपके क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स, और ये टोटल स्कोरिंग मार्क्स है, यानी ऐसे मार्क्स जिसके ऊपर आप आराम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और 50% या 60%, मैंने कहा ना अगर हम 40% क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स डिसाइड करते हैं तो फिर उसके बाद जो रिमेनिंग मार्क्स है उसका फिजिकल असेसमेंट होगा। तो फिजिकल असेसमेंट जाहिर है वो तो आपका फाइनल पेपर होगा और उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव होगा डे 1 से लेके लास्ट क्लास तक जो कुछ हमने अटेम्प्ट किया होगा, एवरीथिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर फाइनल एग्जाम पेपर। ठीक है, चलिए जनाब, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें मैंने जो एक्सप्लेन करनी थी वो हो गई हैं। आज इंशाल्लाह हम आपसे कोई क्विज और असाइनमेंट शेयर करते हैं। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ और देखना है आप लोग, क्या लिखा हुआ है 2x + 3 किस फॉर्म में, स्क्वायर रूट फॉर्म में, x - 2 = 4 स्क्वायर रूट फॉर्म में। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस रेडिकल इक्वेशन। पहली बात तो आप इसको कहेंगे क्या रेडिकल, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है। दिस इक्वेशन इज अ रेडिकल इक्वेशन राइट नाउ। अब इसका प्रोसीजर ये है कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना वो सिंपल था, उसमें एक स्क्वायर रूट था, बट in this radical equation we have two values are in the form of square root। इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप रखें 2x + 3 को, ये मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, 2x + 3 = 4 माइनस ऑफ x - 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा आप जरा गौर से देखिएगा मेरी बात, मैंने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, वी हैव टेकिंग द square root on, we have taken square root on both side, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले ली, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ऐसे ही होगा ना। ये बनेगा 2x + 3 = अब ये क्या टर्म है a, ये क्या टर्म है b, सो व्हाट अबाउट दिस a - b होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 - 2 4 का 8 into x - 2 और फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब x - 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त भी ये रेडिकल टर्म है हमारे पास, सॉल्यूशन करने के बावजूद रेडिकल टर्म है। अब मैं एक काम ये करता हूँ 2x + 3 - 16 - x + 2 = minus of 8 times of x - 2। ठीक है जनाब, तो 2x - x that is x, 3 + 2 5 - 16 - 11 = minus of 8 times of square root x - 2, again squaring on both sides।
अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब मैं दोबारा स्क्वायरिंग करूंगा तो अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। तो अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग or by using the quadratic formula or by using the completing square method, and you can find the roots of this quadratic equation, ठीक है जनाब। नेक्स्ट इसमें आते हैं, उससे पहले एक टर्म मैं आपको बता दूं, और वो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। सो व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज रिटन एज इस फॉर्म में, मॉड्यूलस फॉर्म में, ये जो आपके सामने नजर आ रही है। और वो कहता है कि if x is greater than equal to 0 then mod of x is equal to x, if x is less than 0 then mod of x is equal to minus x। ये मैंने दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझानी थी, ये देख सकते हैं आप ये दोनों प्रॉपर्टीज। और एक हमारे पास होगा x पॉजिटिव, एक है x होगा हमारे पास नेगेटिव, और ये उस सूरत में होगा जब एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ ये कह रहा है कि ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी के बराबर है अगर ये चीज, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। वो प्रॉपर्टी क्या है? इफ सी इज लेस देन 0, यानी फर्ज करें ये नेगेटिव है, जैसे मैं इसको इस तरह बताऊं 2x प्लस 5 मॉड्यूलस ये एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू if c is less than 0, c less than 0, less than 0 का मतलब क्या है? -5 लेट सपोज, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो 2x प्लस 5 का हैज नो सोल्यूशन, इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू अनसॉल्व होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। इफ c इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो हैज वन सोल्यूशन, टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। और अगर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल c इज ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं 7, तो अब c इज ग्रेटर देन 0 है, c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब इट हैज इक्वालिटी हैज टू सॉल्यूशन, इक्वालिटी के कितने सॉल्यूशंस होंगे? दो सॉल्यूशंस होंगे। पेज नंबर 16 पे कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज है, मैं चाहता हूँ आप जरा इनको सॉल्व करें। जो मैंने अभी 3 कंडीशन बनाई, एक कंडीशन क्या है? c इज लेस देन 0, एक कंडीशन क्या है? c इज इक्वल टू 0, और एक कंडीशन है c इज ग्रेटर देन 0। इसमें हमारे पास नो सोल्यूशन, इसमें हमारे पास वन सोल्यूशन, इसमें हमारे पास टू सोल्यूशन। ये मैंने आपके सामने 4 इनइक्वालिटीज रखी है। अब मैं चाहता हूँ काइंडली आप सब लोग इसको सॉल्व करें। ये चारों इनइक्वालिटीज है, वन बाय वन प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। जूम कर, सर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि x की बस एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अगर पॉजिटिव होगा तो दो सॉल्यूशंस होंगे, ये मैंने लिखवाया है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये तो मैं समझ गया, जो ऊपर लिखा हुआ था ना कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो x mod इक्वल्स टू x, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रेफर कर रहा है? वो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं तो राइट हैंड साइड पर एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक वैल्यू नेगेटिव आती है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है, ठीक है। लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है इस बात पर कि एक्सप्रेशन किस तरह का है। यहाँ मैंने देखो पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तुम जरा गौर से देखो और इसका सोल्यूशन देखकर बाकी दो क्वेश्चन परफॉर्म करो। सही सर।
अच्छा जनाब, ये आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया मेरे सामने चैट्स में क्या कह रहे हैं? यस सर। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। सर हो गया सॉल्व। हो गया? आप कर लोगों ने लिया। सॉल्व कर लिया? हो गया सर। ठीक है जनाब, तो फिर आगे चलते हैं। अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले, वरना फिर आगे चलते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए। फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इक्वेशन बाय ग्रुपिंग एंड फैक्टरिंग। किसी एक इक्वेशन को भी ले लें। लेट्स सपोज इसको ले लेते हैं। इसे ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है। इस पूरी इक्वेशन में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो एक्स प्लस टू बचता है। माइनस वन कॉमन ले लें तो एक्स प्लस टू बचता है, इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। फर्दर अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस टू। बल्कि इसको आप इस तरह करें, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो को x माइनस वन और x प्लस वन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो एक आंसर वन, एक आंसर माइनस वन और एक आंसर यहाँ से माइनस टू आएगा, इसको भी इसी के साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। तो दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक नहीं, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। बाकी भी आपके सामने है, ये सारी इक्वेशन इसी तरह से हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, और ये जितनी भी है ये अगर आप देखें तो ऑल रियल नंबर लेस देन बी इंक्लूडिंग बी अगर है तो आप इनइक्वालिटी की सेट बिल्डर नोटेशन ये रखेंगे, और इसका जो इंटरवल नोटेशन होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू बी होगा। माइनस इन्फिनिटी टू बी का मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर लेस देन बी से लेसर हो, और इंक्लूडिंग बी यानी बी से लेसर हो या इंक्लूड हो रहा हो बी, तो और माइनस इन्फिनिटी से लेसर, तो ये आएगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन बी इंक्लूडिंग बी, ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन बी इंक्लूडिंग बी। मैं सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूँ, लेस देन को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ग्रेटर देन। तो अब मेरे पास जो इंटरवल बनेगा ना वो इस तरह बनेगा, बी पॉजिटिव इंफिनिटी ओपन इंटरवल। मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि बी और बी से ग्रेटर इंक्लूडिंग बी यानी बी और बी से ग्रेटर जितनी वैल्यूज है वो सब की सब अगर सेट बिल्डर नोटेशन के बाद हम इंटरवल फॉर्म में देखें तो वो बी से ग्रेटर कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज जा रही है, और पॉजिटिव इंफिनिटी को मैंने ओपन इंटरवल में रख दिया। तो ये कंडीशन आपके पास बनेगी। इसी तरह से ऑल रियल नंबर लेस देन ए और ग्रेटर देन बी, ए से ग्रेटर हो और बी से लेसर हो, तो एक इंटरवल आपके पास ये बनेगा और एक इंटरवल आपके पास बी टू पॉजिटिव इंफिनिटी बनेगा, और इनको यूनाइट कर देंगे, मतलब यूनियन ले लेंगे इन दोनों इंटरवल्स का। ठीक है,
डेमोन्स्ट्रेटिंग द एडिशन प्रॉपर्टी। यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए ये कहता है कि ये x माइनस 15 है, x माइनस 15 प्लस 15 इज लेस देन 4 प्लस 15, दोनों तरफ ऐड करा लें ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, which implies that x is less than 19। ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अच्छा लेस देन 19 का मतलब क्या होगा, 19 से छोटा, और तो माइनस इंफिनिटी टू 19, ये इसका सॉल्यूशन है बस। मैं अगर इसका इंटरवल फॉर्म लिखना चाहूँ, इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। पेज नंबर 19 क्या कह रहे हैं, हाँ ये डबल इनइक्वालिटी अगर दी है, सॉल्विंग अ कंपाउंड इनइक्वालिटी, नॉट डबल इनइक्वालिटी, कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड पॉजिटिव इन्फिनिटी कैसे लिखेंगे? जी पॉजिटिव इन्फिनिटी कब लिखेंगे? पॉजिटिव इन्फिनिटी जब लिखेंगे जब वो ग्रेटर वैल्यूज होंगी, वो कहेगा ना ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन, ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन बी, तो फिर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखूंगा। यहाँ देखें इसने ये कहा है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2 इज लेस देन 6। अब ये इनइक्वालिटी कंपाउंड इनइक्वालिटी है, इसमें मोर देन 2 एक्सप्रेशन, तो मैं इस तरह कंसीडर कर लूँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लूँ अलग से, ये एक इनइक्वालिटी बनी। फिर एक बनाऊं 2x प्लस 2 इज लेस देन 6, इसको भी एक इनइक्वालिटी बना के सॉल्व करूं तो एक आंसर मेरे पास यहाँ से आएगा और एक आंसर मेरे पास यहाँ से आएगा, ठीक है। इन दोनों को हम कहेंगे कंबाइंड सॉल्यूशन बने। तो यहाँ ये सॉल्यूशन मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड x इज लेस देन 2, ठीक है। अच्छा जनाब लेक्चर 2 हमारा एंड हो गया। इसमें हालांकि हमारा आज कुछ टाइम ज़ाया हुआ है इस सेंस में कि हम ऑलरेडी कर चुके थे काफ़ी चीज़ें, फिर दोबारा देखी हमने, लेकिन बैठ इससे कुछ रिवीजन हो गया आपका। अब लेक्चर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर 3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस एंड फंक्शन नोटेशन। व्हाट अबाउट द फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं? इससे पहले कि मैं फंक्शन डिस्कस करूं, मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो ये कि रियल वर्ल्ड में we try to explore the phenomena in real world. We need to perform some mathematical calculations, और वो mathematical calculations जब भी हम अप्लाई करते हैं, इस रूम का एरिया कैलकुलेट करना है, इस रूम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इस बोर्ड का स्पेस कैलकुलेट करना है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो कितना है उसको नोट करना है। इस तरह की जितनी चीज़ें अगर मैं इसको परफॉर्म करना चाहूँ या इसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहूँ तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये एरिया सर्कल है, तो इसके सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बेटा मुझे फौरन बोल दिया अगर असल में इतनी जगहों पर चीजें बुरी होती हैं, डाइवर्ट हो जाता है। देखिए अगर मैं आपके सामने ये सर्कल बनाता हूँ, शेयर है ना स्क्रीन? यस सर। जी सर। सर शेयर नहीं हो रहा सर, आपको बना देखिए बस।
ठीक है, ये सर्कल है अगर, तो इस सर्कल का ये जो रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं इसको जब बनाऊंगा तो मैं ये कहूंगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सब वी ऑल नो दैट कि एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है सर्कल। लेकिन इस वक्त मैं पता क्या कह रहा हूँ, एरिया एंड radius are related to each other. Area and radius are related to each other. This is the relationship between, this is the relationship between area and radius. This is the relationship between area and radius. But sometime मैं आपसे कहूँगा area is the function of radius. तो ये जो टर्म मैंने यूज की है ना, ये स्पेसिफिक टर्म है, इसको मैं फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और इसमें कुछ कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन। रिलेशन क्या बन गया, फंक्शन बन गया। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। जैसे यहाँ ये कहते हैं कि a jetliner changes altitude at as its distance from the starting point of a flight increases. जेटलाइनर की हाइट चेंज हो रही है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ फ्लाइट इंक्रीजेस। द वेट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड इंक्रीजेस विद टाइम। ये सारी चीजें क्या है, टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। टाइम डिपेंडेंट यानी कि वेट किसी भी बच्चे का, ग्रोइंग चाइल्ड इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाइट चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हाइट चेंज होती चली जाएगी। तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इन ईच केस वन क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी। वन क्वांटिटी डिपेंड कर रही है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। यही बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, मैंने क्या कहा कि एक रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस होता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, दैट वी कैन डिस्क्राइब, जो हम डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, यूज टू मेक प्रेडिक्शन। और किस लिए एनालाइज करते हैं, यूज टू मेक प्रेडिक्शन। मैं आपके सामने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वी कुड कंसीडर एज अ मैथमेटिकल मॉडल। अब मैं कहता हूँ अगर x में मैं 5 वैल्यू रखता हूँ तो प्रिडिक्ट करो y क्या आएगा। तुम कहोगे 10 प्लस 3 13। ये एक प्रिडिक्शन की है ना मैंने, x की वैल्यू बेस पर करते हुए y की एक वैल्यू कैलकुलेट, वी हैव कैलकुलेटेड y वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो ये प्रिडिक्शन हो रही है एक तरह से। लेकिन ये मैथमेटिकल मॉडल जो बना है इसको मैं फंक्शन कब कहूँगा कब नहीं कहूँगा, ये मैं कंडीशन यूज कर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं एक जुमला कह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, उस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। एवरी रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। हर फंक्शन, रिलेशनशिप तो रख रहा होगा ना एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ, तो हर फंक्शन तो रिलेशन होगा, लेकिन बट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी। ये कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप रिलेशनशिप है, और वो कब होता है, वो जब होता है जब हम ये कहते हैं कि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट सेट। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ दिस इज द फर्स्ट सेट, ये एक तरह से इनपुट है जिसको हम एक्स सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें
तीन एलिमेंट है, एक P, एक Q, एक R, ठीक है। तो ये कहता है कि वी मैप ऑल एलिमेंट ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स के जितने एलिमेंट है सबको यूज करना। फर्स्ट कंडीशन ये, अगर मैंने कोई एलिमेंट लेफ्ट कर दिया, उसको यूज नहीं किया, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं है। तो ये कहता है कि अगर डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं और डोमेन का कोई एलिमेंट ट्वाइसली मैप ना हो रहा हो, हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी सुन ले प्लीज इसको, कि डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हो और कोई एलिमेंट ट्वाइसली मैप ना हो रहा हो। जैसे इस वक्त मैं कह रहा हूँ P मैप्स ऑन M, Q मैप्स ऑन N, R मैप्स ऑन N। अब आप जरा गौर से देखिएगा, P, Q, R डोमेन एलिमेंट से तीनों यूज हो गए, ठीक है। इसमें से कोई ट्वाइसली मैप तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो बस खत्म बात। ये फंक्शन है, रिलेशन इज अ फंक्शन। अच्छा, फिर ट्वाइसली मैप होने का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? किसके मीनिंग क्या है? ट्वाइसली मैप होने, ट्वाइसली मैप होने, मैं बता रहा हूँ, आगे एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूँ। ट्वाइसली मैप का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर मैप हो रहा हो। आगे हम चलते हैं तो इसमें दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ देखिए, इसको आप मानेंगे फंक्शन या नहीं, ये सेकंड वाली बी पार्ट को। P मैप्स ऑन X, Q मैप्स ऑन Y, R मैप्स ऑन Z, ऐसा ही है ना। तो डोमेन के तीनों एलिमेंट्स यूज हो गए, कोई अंडर यूटिलाइज तो नहीं हुआ ना। अच्छा, डोमेन का कोई एलिमेंट ट्वाइसली मैप नहीं हो रहा, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहा, तो बस खत्म फंक्शन है। लेकिन अब इसमें देखिए, P मैप्स ऑन X, Q maps on Y and simultaneously Q maps on Z. ये नहीं, पॉसिबल नहीं। This is not possible in a function. This is not possible in a function. This is possible in relation, but it's not possible in a function. ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि एक बच्चा क्लास में दो तरह के मार्क्स स्कोर करे। मैं यहाँ एक टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, उसमें जब मार्क्स स्कोर करेगा कोई बच्चा, मिसाल के तौर पर पर्सन ए है, वो कोई मार्क्स स्कोर करता है, तो वो एक ही तरह के मार्क्स स्कोर करेगा ना, यानी 10 मार्क्स होंगे या 11 मार्क्स होंगे या 15 मार्क्स होंगे, जो भी मार्क्स होंगे वो एक होंगे। साइमल्टेनियसली ये नहीं हो सकता कि एक ही बच्चे के 15 मार्क्स भी हो और 17 मार्क्स भी हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इमेज एक से ज्यादा नहीं बन सकती, किसी एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा, इमेज एक से ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने देख ली कि कब फंक्शन होगा, कब फंक्शन नहीं होगा। सर आपने वो वाला सेंटेंस रिपीट करिएगा कि हर फंक्शन रिलेशन है और बट नॉट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, हर फंक्शन तो रिलेशन होगा डेफिनेटली, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन सिर्फ वही रिलेशन होंगे जो कुछ कंडीशंस को या पर्टिकुलर एक्सियोम्स को फॉलो करें, ठीक है। और वो क्या है पर्टिकुलर एक्सियोम्स या कंडीशन? वो दो कंडीशन है, या तो डोमेन के सारे एलिमेंट नंबर 1 यूज होने चाहिए, और सेकंड थिंग इज दैट कि डोमेन का कोई एलिमेंट ट्वाइसली मैप ना हो, तो ट्वाइसली मैप ना हो। 10 मिनट है हमारे पास, कोई क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहें तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट क्लास से मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि शुरू का 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास में 1 आवर 5 मिनट तक मैं लेक्चर दूंगा, और आप जो सवाल पूछेंगे वो बताते रहूंगा जैसे अभी हम क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, और फिर लास्ट 10 मिनट्स में आपकी क्वेश्चन आंसर का सेशन। सर वो रियल नंबर सर, का ये- टेबल का एक बार बता दीजिएगा। किसका बता दीजिए? सर जो टेबल आपने शो किया था ना रियल नंबर्स के ऊपर, सर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली इनइक्वालिटी से पहले जो टेबल था, सेकंड लास्ट स्लाइड पे आई गेस, लास्ट लेक्चर की। ये
सर मैंने किया था सर, ये नहीं, ये वाला से इससे आगे वाला टिप। दिस वन नो सर, इससे आगे वाला। यस सर, ये वाला टेबल। हाँ देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है, ऑल रियल नंबर दैट इंडिकेटेड ऑल रियल नंबर लेस देन बी, सारे रियल नंबर जो लेस देन बी हो और इंक्लूडिंग बी। तो मैं पहले कहूंगा x इज लेस देन इक्वल टू b, x रियल नंबर है, x such that x is a real number and less than equal to b, b से लेसर हो या b के बराबर इंक्लूडिंग। तो अगर मैं इंटरवल नोटेशन में रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होंगे नंबर और लेस देन बी पे जाके रुक जाएंगे। तो बी तक मैंने इंटरवल एक्सटेंड किया और फिर बी पे लाके ये है इंटरवल नोटेशन। इसी तरह ये कह रहा है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, सारे रियल नंबर उसके दरमियान a और बिटवीन a एंड b, a और इंक्लूडिंग a एंड b, तो a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a, नॉट इंक्लूडिंग b। तो इंक्लूडिंग a का मतलब मैंने इक्वालिटी का साइन भी लगाया ग्रेटर देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू b। इंटरवल इसका इस तरह से लिखेंगे, a से स्टार्ट होगा और a भी इंक्लूड होगा, b तक जाएगा और b इंक्लूड नहीं। इसी तरह से बाकी ये टर्म्स भी होंगे। अगर आप कैटेगोरिकली पूछ लेंगे सर किस जगह पर, तो मैं वो बता देता हूँ। और कोई चीज अगर पूछनी है तो सर ये जो नॉर्मल ब्रैकेट होता है ये इंक्लूसिव होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो एक्सक्लूसिव होता है ना? लार्ज ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट? सर ये जो राउंड ब्रैकेट होता है ये इंक्लूसिव होता है ना? ये एक्सक्लूसिव होता है, राउंड ब्रैकेट एक्सक्लूसिव होता है और जो लार्ज ब्रैकेट है वो इंक्लूसिव होता है। ओके सर। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमने मिड टर्म ब्रेक पढ़ा पीछे, तो सर जो लार्जर वैल्यूज होती हैं उनके लिए मिड टर्म ब्रेक का कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकें? जैसे कि अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया जिसमें 249 थी हाँ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है। वो ये कि आप के पास अगर फर्ज करें इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो इज इक्वल टू 0, तो ये जो मिडिल टर्म है ना इसको आप ब्रेक कर लें तो इसकी फैक्टराइज करते हैं। ये फैक्टर किस तरह बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि एक फैक्टर हमारे पास 6 और 1 होगा, तो 6 और 1 होगा, एक 1 और 6। सर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा जो आप लिख रहे हैं, आप प्लीज दोबारा दिखा देंगे? ये देखिए, ये मैंने आपके सामने लिखे, एक 6 और 1 होगा, एक 1 और 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से अब इनके अलावा 3 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, ठीक है। तो ये आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर ये देखते हैं 6 माइनस 1 5, लेकिन प्लस 5 आएगा, इसका मतलब है प्लस 6 और माइनस 1 नहीं हो सकता। माइनस 1 और प्लस 6 ये चेक करना पड़ेगा हमें, माइनस 1 प्लस 6 फिर वही चीज आ रही है। अच्छा 3 माइनस 2, माइनस 2 3, माइनस 3 2 एंड 2 माइनस 3। अब इनमें से जो चीज भी मिडिल टर्म के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी या वेरीफाई कर देगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है हमने और इसमें से ये वाले फैक्टर्स देंगे। तो इसका ये प्रोसीजर होता है कि मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आप इस तरह से फैक्टर्स देते हैं। जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ यहाँ 1 था और यहाँ 6 था, तो 1 और 6 का प्रोडक्ट 6 आ रहा है आपके पास, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर करके देखेंगे कि वो मिडिल टर्म कौन सी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे कि मिडिल टर्म कौन सी आ रही है। ये थैंक यू सर। सर ये क्लियर है, लेकिन सर आप प्लीज ये बता देंगे कि जो बड़ी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल हमने पीछे एक क्वेश्चन किया जिसमें x स्क्वायर माइनस 86x प्लस 249 था, उसका x स्क्वायर माइनस 86x प्लस 249 इज इक्वल टू। सर अगर हम इसका मिड टर्म ब्रेक करते हैं इतनी लार्ज वैल्यू
लार्ज वैल्यूज है तो ना, इसको एक काम करो 249 का वो लो फैक्टर्स लो। क्या बन रहा है ये 3 से बन रहा है, 3 8 24 3 3 9, ठीक है। और फिर क्या है 83 प्राइम नंबर है, मेरे ख्याल में ये 83 में ही आएगा और किसी में आ नहीं सकता, ठीक है। 83 बन जाए तो अब हमारे पास क्या है 83 और 3 दो ही फैक्टर आए, तो 83 3 का आपको मालूम है आंसर क्या आ रहा है 249, और 83 प्लस 3 आंसर क्या आ रहा है 86, तो ये दो फैक्टर है। आई बात समझ में आपकी? जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके क्लास। सर ये जी बेटा। सर ये राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट वापस से बता सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है लार्ज ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूसिव इंटरवल की वैल्यू जो भी है वो उसके अंदर इंक्लूड हो, और राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि ओपन इंटरवल वो वैल्यू इंक्लूड नहीं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। डे 1 में मैंने बताया था। हाँ सर, ये एक जो पॉइंट है एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, इसका मुझे समझ नहीं आया सर। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करो मैंने एक सेट बनाया है ए और बी और एक यहाँ पर सी और डी, लेट सपोज, तो ए मैप हो रहा है सी पर और ए ही मैप हो रहा है डी पर, क्या ये हो सकता है कि ए की दो वैल्यूज मुख्तलिफ वैल्यूज पर असाइन हो जाए, एक सेम एलिमेंट दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे असाइन हो जाए? ये नहीं हो सकता। तो इसको हम कहेंगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ए मैप्स ऑन सी एंड बी मैप्स ऑन डी, तो बस ठीक है, दो एलिमेंट थे दोनों अलग अलग असाइन हो रहे, ट्वाइसली मैप भी नहीं हो रहे कहीं, तो ये फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। अच्छा, अब आप कहते हैं एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, तो आप कहेंगे ये पीछे वाला फंक्शन तो नहीं था, लेकिन क्या रिलेशन में नहीं था? नहीं, रिलेशन तो है, रिलेशन बन सकता है, यानी इस सेट एक्स का रिलेशन वाई के साथ बन रहा है, लेकिन फंक्शन नहीं है। इसी तरह से ये कहता है कि ए और बी अलग अलग क्या फंक्शन है? जी फंक्शन है, लेकिन क्या रिलेशन भी है? नहीं, रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन है हम जो उसको यूज करते हैं, बाकी और डिटेल में आप जी बेटा बोलिए। तो ए और बी एक ही वैल्यू पे आ सकते हैं, लेकिन हाँ, ए और बी एक ही वैल्यू पे असाइन हो सकते हैं, लेकिन खाली ए और बी डोमेन का कोई एलिमेंट, देखिए इसको इस तरह समझ लेना, डोमेन का कोई एलिमेंट ट्वाइसली मैप नहीं होगा, बस इतनी बात याद रखो। ओके बेटा, आप लोगों से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, और काइंडली आप लोग जो है वो इसको जो असाइनमेंट और क्विज आएगा उसको अटेंड कर लीजिएगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।